His Excellency President Prabowo, my dear friends, brothers and sisters, Salamat Malam. नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। केम छो? आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है। यहाँ इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहाँ भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। और एक अजब संयोग बना है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले थे और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही है। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहां इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है। इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच है। ये आपने इतना भव्य आयोजन किया है, आप भव्य भारत की जीती जागती तस्वीर बने हैं। यहां इतने सारे लोग आए हैं और साथियों, इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं। इस बार मेरे साथ मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो भी मेरे साथ आए। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उनके स्नेह के लिए, उनके शब्दों के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, you are a true friend of India. Thank you for being here. साथियों, कल जब मैंने इंडोनेशिया के आकाश में प्रवेश किया और जब यहां पहला कदम रखा, तब से लेकर अभी तक जो अपनापन, जो प्रेम मुझे इंडोनेशिया के लोगों से मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने के लिए आना
एक यादगार अनुभव रहा। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। यहां के लोगों का उत्साह, बच्चों की मुस्कान, युवाओं का जोश, सब कुछ अवर्णनीय था, अद्भुत था। मैं जहां जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दी। वैसे मैंने देखा कि यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है, बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। मैं इस मंच से भी राष्ट्रपति प्रबोवो, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। उस समारोह में प्रेसिडेंट प्रबोवो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। उस यात्रा के दौरान हमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला, लेकिन उस यात्रा की एक बात मैं आज खास तौर पर याद करना चाहूंगा। और उस बात को बड़े गौरवपूर्वक आज राष्ट्रपति जी ने यहां भी बड़े डंके के चोट पर बड़े शान से उल्लेख किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा,
और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस एक बात ने, आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी, और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल आपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। मैं आपकी ही उस बात को आगे बढ़ाता हूं, जिस डीएनए की बात आपने की थी और जिस डीएनए की चर्चा आज आप सबके लिए कर रहे थे, वो डीएनए आखिर है क्या? वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। वो डीएनए साझी विरासत से बना है। वो डीएनए साझा स्मृतियों से बना है। वो डीएनए उन समुद्री हवाओं से बना है जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे जहाजों को एक दूसरे के तटों तक पहुंचाया। साथियों, भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। यह उन उद्यमियों से बना है जिन्होंने केवल मसालों का व्यापार ही नहीं किया, बल्कि संस्कृतियों के सेतु भी बनाए। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को इंडोनेशिया के जिंदादिल नागरिकों ने, यहां बैठे अनेक परिवारों ने सींचा है, संवारा है, हमेशा समृद्ध किया है। साथियों, दुनिया में अक्सर दो देशों के रिश्ते एग्रीमेंट्स और एमओयू से आगे बढ़ते हैं। कई देश रणनीति से जुड़ते हैं, तो कुछ ट्रेड से नजदीक आते हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है। साम्राज्य आए, साम्राज्य चले गए, समुद्री रास्ते बदले, दुनिया की राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच ये सूत्र हमेशा हमेशा कायम रहा। और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, आज दुनिया कनेक्टिविटी की बात करती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इस कनेक्टिविटी को जीकर दिखाया था। आज दुनिया की सप्लाई चेन्स भरोसे के अभाव में टूट रही है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया ने उस समय सप्लाई चेन का भरोसा जिंदा किया था
जब ग्लोबल सप्लाई चेन की चर्चा भी नहीं थी। और मुझे खुशी है कि आज भारत और इंडोनेशिया उसी भरोसे की पूंजी के साथ मिलकर एक नया फ्यूचर लिख रहा है। और इस शानदार फ्यूचर के बहुत बड़े लाभार्थी आप सभी लोग हैं। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कोलैब की बड़ी चर्चा होती है। लेकिन भारत और इंडोनेशिया तो सदियों से कोलैब करते आया थे। इंडोनेशिया के कुताई में पुराने संस्कृत शिलालेखों की वजह ये कोलैब ही रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी में यहां के स्कॉलर्स के पहुंचने की वजह ये कोलैब ही तो था। कटक का बाली यात्रा उत्सव हो, महानदी में केले के तनों से बनी नावों को चलाने की परंपरा हो, वयांग कुलित में महाभारत का मंचन हो, वैशाख पिलग्रिमेज हो या देवी श्री की पूजा हो, हर परंपरा में भारत और इंडोनेशिया का ये कोलैब साफ साफ दिखाई देता है। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के कोलैब का ये इतिहास जितना पुराना है उतना समृद्ध भी है। सुमात्रा का मुआरो जाम्बी प्राचीन काल में नालंदा का एक सिस्टर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। मुझे बहुत संतोष है कि अतीत की उसी ट्रेडिशन को आज हम रिवाइव कर रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, अब नालंदा यूनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है और वहां इंडोनेशिया के भी अनेक स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यानी 21वीं सदी में अतीत की प्रेरणा से हम दोनों देश एक नए भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। साथियों, भारत और इंडोनेशिया दिल से भी करीब है और भूगोल से भी निकट के पड़ोसी है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के आचे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। सोचिए, भारत के एक द्वीप से इंडोनेशिया भारत के राज्यों से भी ज्यादा करीब है। इंडोनेशिया में आने वाले हर भारतीय को यहां अपनापन महसूस होता है। यही कारण है कि वर्षों से हमारे दोनों देश ट्रेडिशन, टूरिज्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे रिश्तों की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब भारत नए पोर्ट्स बना रहा है, नए शिप्स पर काम कर रहा है,
नए सी रूट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, नई पार्टनरशिप के माध्यम से मैरीटाइम ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे समय में इंडोनेशिया हमारे लिए फेवरेट फ्रेंड बनकर हमारे साथ उपस्थित है। साथियों, इंडोनेशिया हो या फिर भारत, हम दोनों ही देश विकास के लिए अधीर हैं और वाकई बहुत अधीर है। हमारे पास न रुकने का मौका है, न थमने का। इंडोनेशिया की प्रगति के बारे में यहां अभी कुछ भारतीयों ने बताया है। हिंदुस्तान से मैं भी आपके लिए भारत की प्रगति की अनेक गाथाएं लेकर आया हूं। आप सुनना चाहते हैं ना? जरा आवाज जोर से आए तो पता चले। साथियों, आजकल आप जब भी भारत के बारे में सुनते हैं तो एक चर्चा सबसे पहले आती है, हेडलाइन बनती है, भारत की इकोनॉमी। कोई कहेगा इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, कोई जीडीपी ग्रोथ की बात करेगा, कोई बताएगा कि पिछले 10-12 वर्षों में इकोनॉमी में इतना उछाल आ गया। आपको भारत की एक से बढ़कर एक उपलब्धियां सुनने मिलेगी, मिलती है ना? बताइए तो। हाँ। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं, हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, भारत ने आज जो ग्रोथ हासिल की है, ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की ग्रोथ है। ये करोड़ों भारतीयों के एस्पिरेशंस की ग्रोथ है। आप सभी भी उस सपने से अलग नहीं है। इंडोनेशिया में रहने वाला हर एक भारतीय उस सपने का साझेदार है। साथियों, भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है, उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
आज भारत के गांव देहात से लेकर शहरों तक का नागरिक एस्पिरेशन से भरा हुआ है। हर किसी में ये आत्मविश्वास आया है कि हां, हम ये सफलता हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि हर इंसान के लिए अपने घर का सपना कितना बड़ा सपना होता है। और भारत का आंकड़ा सुनिए। भारत में पिछले 10-12 साल में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सरकार ने पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इतने तो कई देशों में कुल घरों की संख्या भी नहीं होती है। साथियों, जब लोगों को अपना घर मिलता है, एक सम्मानजनक जिंदगी मिलती है, तब इन करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशंस को गति मिलती है। ड्रीम्स मोशन में आते हैं। साथियों, मैं आपको भारत में सोशल सिक्योरिटी कवर का दिलचस्प आंकड़ा दूंगा। 12 साल पहले भारत में 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी कवर था। आज करीब 100 करोड़ भारतीय सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ गए हैं। और अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। भारत में एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत साल में सिर्फ 20 रुपये में, एक साल में 20 रुपया सुनाई देता है ना? एक साल में सिर्फ 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। यानी एक महीने की एक कॉफी जितना भी खर्चा नहीं है। दुनिया में ये कहीं मिले न मिले, लेकिन ये भारत में मिल रहा है। और इससे भारत के करीब 60 करोड़ लोग कवर्ड है। साथियों, एक दूसरी योजना भी है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना में हर रोज के करीब एक दिन का 1.5 रुपया, हर रोज के करीब 1.5 रुपये के प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। एक रोज के सिर्फ 1.5 रुपया, यानी एक कॉफी भी 1.5 रुपये से ज्यादा कीमत लगती है। और भारत में अभी 28 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हैं। साथियों, सरकार की इन दोनों योजनाओं के तहत अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए का क्लेम लोगों को दिया जा चुका है। 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपीस। लोगों के जीवन में जब संकट आया तो सरकार उनकी साथी बनकर उनके साथ खड़ी रही है। साथियों, आज भारत में
एक और ऐसी व्यवस्था बनी है जो अभूतपूर्व है, शानदार है। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था है जिसमें बिना लीकेज लाभार्थियों तक पूरा पैसा पहुंच जाता है। अभी एक सज्जन आए थे, वो पूछ रहे थे कि बंगाल के लिए मेरा विजन क्या है। ये विजन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नो लीकेज, नो कट की। और ये पैसे भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 12 साल में, ये आंकड़े जरा आपको चौंकाने वाले हैं, बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए, 50 ट्रिलियन रुपीज की मदद डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। 50 लाख करोड़ रुपए। साथियों, जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है, और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने का आरंभ करते हैं। साथियों, मैं आपको एक और डेटा देता हूं। आपने ये सुना होगा कि दुनिया की जितनी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती है, उसकी करीब 50% अकेले भारत में होती है। दुनिया की 50%। आज भारत में हर दिन 75 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। 75 करोड़ से अधिक। यानी डे टू डे लाइफ में कैश लेकर चलने की मजबूरी नहीं रही है। और हालात तो ये हो गए हैं कि लोग डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूलने लगे हैं, बैंक एटीएम का पासवर्ड भूलने लगे हैं। बस यूपीआई से ही, मोबाइल फोन से ही काम हो रहा है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं तो सरकार के काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाती है। आज भारत में आप जाएंगे तो चारों तरफ हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते हुए दिखाई देंगे। 12 वर्ष में हाईवे निर्माण की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है। ये भी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट है। इस दौरान भारत में एक्सप्रेसवे की लंबाई 100 किलोमीटर से बढ़कर 3000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। और भारत के जो ये बड़े सपने हैं, इसको भारत का युवा ड्राइव कर रहा है। 12 साल में ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी की संख्या 11 से बढ़कर 50 से अधिक हो चुकी है। आज भारत के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में पेटेंट फाइल कर रहे हैं, इनोवेशन को गति दे रहे हैं। इसलिए तो आज भारत 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स वाला देश है। 2 लाख से अधिक, करीब 125 यूनिकॉर्न्स वाला देश है। और तभी तो मैं कहता हूं
कि भारत सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, भारत में बिलियन प्लस ड्रीम्स इन मोशन है। साथियों, हम भारतीयों को ताजा खाना जरा ज्यादा पसंद होता है। गर्मा गर्म हो तो बात ही कुछ और होती है। इसलिए मैं भारत के सामर्थ्य का एक सबसे ताजा उदाहरण देता हूं, गर्मा गर्म। इंडोनेशिया आने से 2 दिन पहले यानी 4 जुलाई को मुझे एक ही दिन में देश को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सौंपने का अवसर मिला। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, 4 जुलाई की। 1 ट्रिलियन रुपीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक ही दिन में भारत इस स्केल पर काम कर रहा है। साथियों, भारत ने 4 जुलाई को एक बहुत बड़ी रिफाइनरी शुरू की है और इस रिफाइनरी में जो मटेरियल लगा है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। इसमें जितना स्टील लगा है उससे 40 नए एफिल टावर बन जाते हैं। इतना स्टील लगा है कि 5 बुर्ज खलीफा तैयार हो जाते। इस रिफाइनरी के निर्माण में इतनी लंबी केबल यूज हुई है जिससे पूरी धरती के 2 चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे ही अभियानों के कारण आज भारत रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में दुनिया में टॉप 4 देशों में पहुंच चुका है। साथियों, 4 जुलाई को ही इस रिफाइनरी के अलावा जोधपुर में एक शानदार भव्य एयरपोर्ट शुरू हुआ। छोटे छोटे शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए की उड़ान योजना लॉन्च की गई। जयपुर के मेट्रो नेटवर्क को इसी दिन विस्तार मिला और इसी दिन भारत के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट ने भी काम शुरू कर दिया। यानी एनर्जी से लेकर कनेक्टिविटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा, बल्कि हर मित्र देश के सपनों के साथ है। भारत सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलता है। इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर नए अवसर बनाता है और उन्हें भी नए अवसरों से जोड़ता है। भारत की आत्मनिर्भरता इंडोनेशिया के लिए, पूरे आसियान रीजन के लिए भी एक मल्टीप्लाइंग फोर्स है। आप हेल्थ सेक्टर को ही लीजिए, आज दुनिया के हर 5 में से एक जेनेरिक मेडिसिन भारत में बनती है। यूनिसेफ की जरूरत की लगभग 60% वैक्सीन भारत से आती है और इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को भी होता है। हम अपने दोस्तों के लिए जो कुछ भी कर पा रहे हैं उस पर हमें बहुत गर्व है। साथियों, मैंने आपको भारत की इतनी बातें बताई हैं, अब आपको मेरा एक और काम करना है। करोगे? करोगे? आपको अपने इंडोनेशियन फ्रेंड्स को भारत के बारे में बताना है।
बताओगे? और उन्हें भारत आने के लिए आग्रह करना है। अब तो जाकार्ता से मुंबई के लिए, बाली से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए इतनी सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। इससे भारत आना जाना बहुत आसान हो गया है। साथियों, भारतीय समुदाय में भी जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, उनको भी आपको भारत के बारे में बताना है। इंडोनेशिया में इंडियन कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज को शुरू किया गया है। इसमें यहां के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर्टेन रेजर इवेंट में ही मुझे आपका बहुत उत्साह दिखा है। 6th एडिशन में हमने एग्जाम फॉर्मेट को छोड़कर अब इस पूरे कंपटीशन को गेमिफाइड किया है। मेरा आग्रह है कि आप सब युवा साथी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और सोशल मीडिया पर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। साथियों, भारत और इंडोनेशिया जितने इतिहास से जुड़े हैं, उतना ही हमारा फ्यूचर भी शेयर्ड है। हमारे अवसर साझा है, हमारी चुनौतियां साझी हैं। जब योग दिवस आता है तो हम साथ योग करते हैं, और जब सुनामी जैसा संकट आता है तो हम साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। हम दोनों देशों के बीच का भरोसा, हम दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी ताकत है, और हमें इसे मिलकर निरंतर मजबूत करना है। आप सभी भारत इंडोनेशिया के प्रॉस्परस फ्यूचर की साझा कड़ियां हैं। अपने इस रोल को और बड़ा करना है। इसी भाव के साथ एक बार फिर मैं प्रेसिडेंट और मेरे परम मित्र प्रबोवो, आपका, इंडोनेशिया की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत और इंडोनेशिया मित्रा सेलामान्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं राष्ट्रपति जी के साथ उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और कल तारीख क्या है? तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है। और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी। Terima kasih.